वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? बताइए फटाफट। यस बेटा। तो अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो मैं ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन कॉलम में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट दी है। आप अगर ये चैप्टर जो है इसका रिवीजन आप एंजॉय करते हो तो सारे चैप्टर्स इसी तरह से एंजॉय किए हैं, इसी तरह से रिवाइज किए हैं, तो आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रिवीजन टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। आपको जैसे पता है कि टाइम ऑफ सप्लाई का हमारा जैसे ही रिवीजन होता है आपको इमीडिएटली उसका क्वेश्चनर भी देख लेना है। आई होप सारे चैप्टर्स के क्वेश्चनर्स आप देख रहे होंगे और उसका फायदा आपको मिल रहा होगा। तो चलिए, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं इनवॉइस। यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इनवॉइस, क्योंकि पूरा टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस के बेसिस पे यहाँ फिक्स किया गया है। नॉर्मल केस में अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ध्यान सुनिएगा, आपका अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो आपने कब तक इनवॉइस देना चाहिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ओके, आपने इनवॉइस जो दे देना चाहिए दोस्तों, वो बिफोर एट द टाइम या बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई। ख्याल रहे, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई। ये पॉइंट को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो यहाँ पे बेटा हर रिमूवल फॉर सप्लाई नहीं होता है। जैसे आपका स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन है और सेम स्टेट में बहुत सारी ब्रांचेस है अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन, तो उसे डीडीपी नहीं कहा जाता है। समझ लो सेम स्टेट में आपका वेयर हाउस है और आप वेयर हाउस को रिमूव कर रहे हो तो आपको रूल 55 चालान में रिमूव करना पड़ता है और वो रिमूवल फॉर सप्लाई नहीं कहा जाता है। तो वो केस में आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप वेयर हाउस से सप्लाई करोगे, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है ओके सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद में बेटा तो रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, अगर गुड्स में मूवमेंट होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर गुड्स में मूवमेंट होगा और अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है एंड इन एनी अदर केस डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेक देम अवेलेबल। बहुत सी बार आप जब गुड्स का सप्लाई करते हो तो एज सच बेसिस पे करते हो, मतलब जैसा है वैसे एज सच बेसिस पे आप सप्लाई करते हो। मैंने क्लास में बेंचेस का एग्जाम्पल लिया था, मशीनरी का एग्जाम्पल लिया था। तो अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है और आप सेल कर रहे हो तो जब आप डिलीवरी दे रहे हो या मेड अवेलेबल करवा रहे हो वो दिन तक आपने इनवॉइस देना चाहिए। यहां से एक चीज आपको कंक्लूड करनी है, वो ये कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई या डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेड देम अवेलेबल। उसके बाद में इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो सेक्शन 31 के हिसाब से आपने इनवॉइस बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, ख्याल रहे ओके, यहां पे बहुत क्लियर है, बिफोर या आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस आप दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 30 डेज और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो 45 डेज तक आप देख सकते हो। तो अब मैं यहां पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। नॉर्मली लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वो होगा कि लास्ट डेट 30th द डे फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस और कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो 45 डेज ओके, ये लास्ट डेट होगी फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलिए, ये हमने देख लिया। अब हम टीओएस इन नॉर्मल केस, अब मैंने ये स्ट्रक्चर कैसा लिया, पहले नॉर्मल केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स होता है वो हम देख लेंगे और उसके बाद में हम स्पेशल डिस्कशन देखेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो ये सारे सिचुएशन में टीओएस कैसे फिक्स होता है, नेक्स्ट पेज पे मैंने एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के बेस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, अब बेटा यहाँ ओके ध्यान से देखिएगा, जहां तक देखा जाए तो हाँ, यहाँ टीओएस कैसे फिक्स होता है सेक्शन 12 और 13 के हिसाब से। ओके, मैंने एक कंपैरिजन टेबल लिया है। ओके, हम जब क्लास कर रहे थे ये टेबल मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिया था। सेक्शन 12 डील अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो बेटा, लायबिलिटी जो है यहाँ पे
फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज, दो इसमें आती हैं। मोस्ट ऑफ द केस में आप फॉरवर्ड चार्ज में पे करते हो, लेकिन कुछ नोटिफाइड केस में वो गुड्स की होगी। ठीक है, गुड्स के सिलेबस में नहीं है, जैसे कैशू नट्स एंड एक्सेट्रा, रॉ कॉटन वगैरह, तो गुड्स का यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज आता है, पर हमें सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है। लेकिन सर्विस का रिवर्स चार्ज में हमने जीटीए, लीगल सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज हमने देखी थी। ठीक है, तो ईसीओ जो है 95 के, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही आते हैं, वो फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज में ही यहाँ पे उनका सप्लाई कंसीडर किया जाता है, और उनका टीओएस सेक्शन 12(2) ए या 13(2) के हिसाब से फिक्स किया जाता है। तो सेक्शन 12(2) क्या कहता है? सेक्शन 12(2) ये कहता है कि जब भी कोई सप्लायर ऑफ गुड्स हो और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आ रहा है, तो वो सप्लायर का टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, मतलब कौन से मंथ के ड्यू डेट में वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई बड़ा सिंपल दिया है, और देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस, इश्यू ऑफ इनवॉइस मतलब आपने रिमोल के पहले इनवॉइस दिया हो या रिमोल तक इनवॉइस दिया हो, तो वो उसका टीओएस आएगा, यानी इनवॉइस बेसिस पे है। और अगर आपने रिमोल तक इनवॉइस नहीं दिया है, तो आपको लास्ट डेट मतलब ओके रिमोल की डेट आपको लेनी पड़ेगी, या मेड अवेलेबल की डेट लेनी पड़ेगी फॉर टीओएस। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि गुड्स के केस में एडवांस पे टीओएस नहीं है। नोटिफिकेशन 66/2017 ये कहता है कि गुड्स के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट के बेसिस पे टीओएस फिक्स नहीं होगा, फिर वो केस सेक्शन 12 की हो या सेक्शन 14 की हो, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स की हो। ओके, गुड्स के केस में टीओएस रिसिप्ट बेसिस पे नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कंपैरिजन में ले लेता हूं फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी दे रहे हो, यानी सप्लायर जीएसटी दे रहा है, तो टीओएस कैसे फिक्स होगा? सिचुएशन ए, ओके, अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम दिया हो, विद इन टाइम दिया हो मतलब क्या, आपने सर्विस के पहले दिया हो, ड्यूरिंग दिया हो, या विद इन 30 डेज या 45 डेज दिया हो, तो आपका टीओएस कैसे है? तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। हाँ, यहाँ पे सर्विस के केस में रिसिप्ट बेसिस पे टीओएस है, तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ओके, वो आपका टीओएस माना जाएगा। अगर आपका इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है, मतलब विद इन 30 डेज या 45 डेज नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस है ऐसा मत लेना, डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। बी केयरफुल, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई उस दिन का टीओएस या फिर रिसिप्ट उसके पहले होगी तो वो लिया जाएगा। अब देखो ए और बी दोनों भी पॉसिबल नहीं है, यानी इफ टीओएस कैन नॉट बी डिटरमाइन अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी। अब क्लॉज ए और क्लॉज बी में टीओएस कब डिटरमाइन नहीं हो सकता? जब डेट ऑफ इनवॉइस भी अवेलेबल नहीं है, डेट ऑफ रिसिप्ट भी अवेलेबल नहीं है, और डेट ऑफ कंप्लीशन भी अवेलेबल नहीं है। ये तीनों बातें अवेलेबल नहीं है, तो फिर सी पे फिक्स किया जाएगा। और सी क्या कहता है? डेट व्हेन रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, रिसिपिएंट शोज रिसिप्ट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी रिसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे सप्लायर का टीओएस फिक्स किया जाएगा। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे अभी मार्च एग्जांपल लो, मार्च चालू है, मार्च में मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूँ, ओके, तो क्या हो रहा है कि मैंने जिसको सर्विस दिया तो मैं उसको कहता हूँ कि यार मैं मार्च में तेरा बुक नहीं करूँगा, 31 मार्च पे मेरा रेवेन्यू बुक नहीं करूँगा, ओके, जो भी पैसा तेरे से आ रहा है हम नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर देंगे। जनरली फैकल्टी के साथ मेरा ऐसा होता है कि ओके, यहाँ पे मैंने जो सर्विस, फैकल्टी ने मेरे को जो सर्विस दिया है, फैकल्टी ने जो मेरे को सर्विस दिया है, तो वो कहते हैं कि सर अभी सप्लायर इज फैकल्टी, वो कहते हैं कि भाई सर अभी मत बुक करो। मैं कहता हूँ नहीं, मैं रिसिपिएंट हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मैं तो अभी बुक करूँगा क्योंकि मुझे एक्सपेंसेस बुक करना है। तो अगर सप्लायर ने किसी भी रीज़न की वजह से किसी भी रीज़न की वजह से इनवॉइस नहीं दिया होगा, उसके बाद में रिसिप्ट भी नहीं बताई होगी और कंप्लीशन भी नहीं किया होगा, और अपने बुक्स में कहीं पे भी उसका ट्रांजैक्शन नहीं बताया, पर रिसिपिएंट ने मार्च के पहले एक्सपेंसेस बुक कर दिया, उसके बुक्स में सर्विस बुक कर दिया, तो रिसिपिएंट के रिकॉर्ड के बेस पर सप्लायर का टीओएस फिक्स किया जाएगा। अगर यहाँ पे मैं रिसिपिएंट हूँ, फैकल्टी मुझे सर्विस दे रही है, तो मैंने अपने बुक्स में अगर प्रोविजन किया, तो इसके वजह से बेचारे जो सप्लायर है वो फंस जाएंगे और मेरे रिकॉर्ड से उनका टीओएस फिक्स किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड।
उसके बाद में ये तो हमने देखा 3 केसेस इन केस ऑफ टीओएस जो है कैसे फिक्स करना ओके इन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये गुड्स हुआ, ये सर्विसेज हुआ। ये तो फॉरवर्ड चार्ज है। जब जब भी लायबिलिटी रिवर चार्ज में आएगी, मे बी गुड्स की हो, मे बी सर्विसेज की हो। गुड्स के केस में कैश्यू नट्स वगैरह है, ऐसे नोटिफाइड गुड्स है, अगर कोई या रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है तो वो केस में रिवर चार्ज में लायबिलिटी जो है वो रिवर चार्ज में लायबिलिटी यहाँ पे रिसिपिएंट पे है। ठीक है, तो सेक्शन 12(3) के हिसाब से अगर रिवर चार्ज में रिसिपिएंट दे रहा है तो कब देगा, तो उसके लिए 3 पॉइंट यहां पे दिए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट या 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में। अगर रिवर चार्ज ऑफ गुड्स का है, हाँ जैसे 94 का तो रिवर चार्ज ऑफ गुड्स ही है। सीमेंट खरीदा या 80% से कम रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा या कैपिटल गुड्स खरीदा बिल्डर ने, तो गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा है तो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो वो केस में कुछ नहीं करना, प्रॉब्लम में 3 डेट लिख देना, बस खत्म। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, या आपने जिससे सीमेंट खरीदा उसको पेमेंट कब किया, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर जो अनरजिस्टर्ड बंदे से आपने खरीदा उसकी जो इनवॉइस की डेट होगी वहां से 31st डे। आई रिपीट, ओके, इनवॉइस की डेट होती है वहां से 31st डे। तो वो जो है आपको तीनों में से विच एवर इज अर्लियर डेट आएगी वो डेट आपको यहाँ पे ले लेना है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट, विच एवर इज अर्लियर होने के बाद एक नोट है और उसमें क्या प्रोविजो क्या कहते हैं, एक्चुअली ये प्रोविजो है, इफ ए बी सी इज नॉट पॉसिबल, यानी रिवर चार्ज में लायबिलिटी है पर ओके यहाँ पे तीनों में से कोई भी इवेंट अवेलेबल नहीं है, ना रिसिप्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल है, ना डेट ऑफ पेमेंट अवेलेबल है, ना सप्लायर्स इनवॉइस की सप्लायर इनवॉइस अवेलेबल है, नॉट पॉसिबल, देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट। थोड़ा ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा। अभी जैसे एग्जांपल लो, ओके, या मार्च है, मार्च 31 मार्च आ रहा है, मैंने एक अनरजिस्टर्ड बंदे से, सुनिए ध्यान से, अनरजिस्टर्ड बंदे से सीमेंट खरीद लिया। अब सीमेंट तो खरीद लिया मैंने, ओके, अब अभी तक उसका इनवॉइस भी नहीं आया, मुझे गुड्स रिसीव भी नहीं हुआ क्योंकि ट्रांजिट में है, और मैंने उसको पेमेंट भी नहीं किया। लेकिन 31 मार्च को रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी प्रोविजन कर दिया कि भाई मैं खर्चा बता रहा हूँ, 31 मार्च को उसकी प्रोविजन कर रहा हूँ। और एक्चुअली इससे क्या हो जाता है, थोड़ा फेक एक्सपेंसेस जो बुक करते हैं वो भी कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे फटाफट सुनिएगा, ऐसे केस में अगर आप तीनों इवेंट बुक नहीं कर रहे हो लेकिन रिसिपिएंट अपने बुक्स में अगर उसकी प्रोविजन कर रहा है तो वो सिचुएशन में उसके प्रोविजन के बेसिस पे टीओएस मान लिया जाएगा। सर्विस के केस में बेटा 2 इवेंट है। अगर आप जीटीए सर्विस लेते हो, लीगल सर्विस लेते हो, स्पॉन्सरशिप सर्विस लेते हो या कोई भी सर्विस लेते हो तो डेट ऑफ पेमेंट या 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस ये कंसीडर किया जाएगा। यहां पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स नहीं, मतलब यहां के 2, ये डेट ऑफ पेमेंट या 31st डे, और सर्विस के केस में डेट ऑफ पेमेंट या 61th डे, ये दोनों में से ही यहां पे फिक्स होगा। जैसे जीटीए सर्विस आपने ली तो आपने जीटीए को कब पे किया, रिवर चार्ज में, जिसके लिए आपको पेमेंट वाउचर बनाना पड़ता है, और या जीटीए का जो इनवॉइस होगा वहां से 61th डे वो आपको लेना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर। और ये सेम यहां पे बेटा, ये गलती से आ गया यहाँ पे, अगर ए और बी से फिक्स नहीं हुआ तो वो सिचुएशन में रिसिपिएंट ने जिस दिन प्रोविजन किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ओके, रिवर चार्ज में रिसिपिएंट पे उस दिन लायबिलिटी आ जाएगी। समझा होगा तो यस कहिएगा बेटा, और आपको करना क्या है आपको पता है, ठोको लाइक, ठीक है, तो आप एक्सप्रेस करो आपको समझा है। चलिए, ये हमने देख लिया यहाँ पे कि फॉरवर्ड चार्ज में कैसे आप टीओएस फिक्स करोगे गुड्स और सर्विस का, और रिवर चार्ज में कैसे फिक्स करोगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पेमेंट अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस। ओके, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा कि आइडिया कंपनी, ओके, मैं कस्टमर आइडिया कंपनी का। बहुत सी बार क्या होता है कि आइडिया कंपनी का बिल है, समझ लो यहाँ पे 1555 का आइडिया कंपनी का बिल आ गया, मैंने बिल देख लिया यहाँ पे। अब क्या हो गया, मैंने राउंड अप करके क्रेडिट कार्ड से 2000 पे कर दिया। अब आइडिया कंपनी ने आपसे तो 2000 नहीं मांगा था, उनका इनवॉइस जो था 1555 का था, और रिसिपिएंट ने क्या किया, रिसिपिएंट ने उसको 2000 रुपए पे कर दिए। तो आइडिया कंपनी को जो है यहाँ पे सर्विस का एडवांस मिल गया। कितना एडवांस मिल गया, तो यहाँ 445 रुपीज आइडिया कंपनी को एडवांस मिला जो उन्होंने नहीं मांगा। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जिनको पेटी कैश अमाउंट एडवांस मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर किसी को भी अप टू 1000
इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस एडवांस मिल जाए, तो उनको गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दिया है कि वो यहाँ पे टीओएस एडवांस पे ना फिक्स करते हुए जब नेक्स्ट इनवॉइस में वो एडजस्ट करेंगे तो नेक्स्ट इनवॉइस में भी उन्होंने टीओएस फिक्स किया तो भी चलेगा। जहां तक हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात है, चलो प्रोविजन दोनों के लिए 12(2) और 13(2) का प्रोविजो ही है दोनों के लिए, पर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में एडवांस पे तो फिक्स होता ही नहीं है, इसलिए वहां क्वेश्चन ही नहीं आता है। लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में एडवांस पे टीओएस फिक्स होता है, इसलिए वहां क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर ये पेटी कैश अमाउंट अप टू 1000 होगी तो यहां पे सप्लायर को ये ऑप्शन है कि वो सप्लायर उसका टीओएस एडवांस पे ना फिक्स करते हुए नेक्स्ट जब यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करेगा उस दिन भी फिक्स किया तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपकी अमाउंट 1000 के ऊपर होगी तो एडवांस पे ही टीओएस फिक्स करना पड़ेगा, और स्पेशली फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपको दो ही फैक्टर लेके चलना है, इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। चलिए नेक्स्ट बेटा, अगर हम देखें वाउचर्स, वाउचर्स जैसे मैं डिस्काउंट वाउचर इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो वाउचर्स की बात कर रहा हूं जहां आपने गुड्स या सर्विस का सप्लाई का ऑब्लिगेशन लिया है। गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसे कोई भी कंपनी वाउचर इशू करती है जहां गुड्स देने का वादा करती है या सर्विसेज देने का वादा करती है तो उस वाउचर पे जीएसटी आता है, क्योंकि वो अग्रीड फॉर सप्लाई है, मेड और अग्रीड टू बी मेड, तो वो वाउचर पे जीएसटी आता है और इशूइंग कंपनी को जीएसटी देना पड़ता है। तो यहां पे अगर ये कॉमन प्रोविजन है बेटा, यहां तक तो डिफरेंस था, लेकिन इसके आगे दोनों सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए कॉमन प्रोविजन है। अगर आपका जो वाउचर है वो आइडेंटिफाइबल है, मतलब उसमें स्पेसिफिक कौन सा गुड्स जा रहा है ये पता है, जैसे शर्ट्स, ट्राउजर्स वगैरह, प्रेशर कुकर वगैरह, क्लियरली लिखा है कि ये स्पेसिफिक गुड्स मिलेगा, ये वाउचर के अगेंस्ट में है। तो अगर यहाँ पे वाउचर आइडेंटिफाइबल हो तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, यानी जो भी कंपनी यहाँ वाउचर इशू कर रही है, ओके, जिस दिन वो इशू करेगी उसी दिन उसका टीओएस आएगा और उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। फिर वो वाउचर रिडीम हो या ना हो, कस्टमर वो रिडीम करने आए या ना है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर पे ही उसको टीओएस क्रिएट करना पड़ेगा। चलो हमने ये देख लिया। उसके बाद में इन अदर केसेस, मतलब वो नॉन आइडेंटिफाइबल हो वाउचर होगा। नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर मतलब ओके अब नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर क्या होगा? तो नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर यानी क्या कि जैसे अप टू 1000 अप टू 10,000 जो है आपको यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। अब अगर आप कुछ भी ले सकते हो तो ऐसे केस में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, हाँ यहाँ एक फायदा है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर पे टीओएस नहीं आएगा, जिस दिन आप कस्टमर रिडीम करने आएगा उस दिन लायबिलिटी आएगी। तो आपको सेकंड फायदेमंद है ज्यादा, लेकिन डिपेंड्स कि आपकी बिजनेस पॉलिसी क्या है, उसके बेस पे आपका टीओएस होगा। अगर आइडेंटिफाइबल कोई आपको स्पेसिफिक गुड्स ही देना है तो फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, अगर नॉन आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा रेसिडुअल केस। रेसिडुअल केस क्या कहता है कि अगर यहां पे आपका टीओएस किसी भी अबो सबसेक्शन से सॉल्व नहीं हुआ, मतलब क्या, क्रॉनिकल टैक्स इवेडर है, गुड्स का होगा तो ना इनवॉइस दे रहा है, ना यहाँ पे रिमोल बता रहा है, कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रहा है, ना रिसिप्ट बता रहा है। सर्विस का होगा तो डेट ऑफ इनवॉइस कंप्लीशन और रिसिप्ट कुछ भी अपने रिकॉर्ड में नहीं बता रहा है, रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रहा है, और वो कोई स्क्रूटिनी में फंस गया, पकड़े गया, इन्वेस्टिगेशन में पकड़े गया। अगर वो रिटर्न की प्रोविजन में आता है, यानी उसने पीरियोडिकल रिटर्न अगर देने चाहिए थे, नहीं दिए वो बात अलग है, पर देने चाहिए थे, तो उसकी रिटर्न की जो डेट होगी वो उसका टीओएस माना जाएगा। और वो पीरियोडिकल रिटर्न के प्रोविजन में नहीं आता है तो उसका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ये टीओएस माना जाएगा। उसके बाद में बेटा इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। जैसे वैल्यूएशन टॉपिक में हमने देखा कि अगर कोई इंटरेस्ट डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन मिलता है तो उस पर जीएसटी आता है, और सेक्शन 12(6) और 13(6) के हिसाब से इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी पे टीओएस कब आता है? तो उस मंथ में आता है जो मंथ में एक्चुअली रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब आपको दो बातें बता दूं, और दो बातें कौन सी? तो हमने दो वर्ड यूज किए, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट। डेट ऑफ रिसिप्ट, ओके, तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट हमने देखे। तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट कैसे निकालना चाहिए? तो नीचे मैंने दिया है कि जब भी आप डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड लोगे, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीव्ड मतलब बुक एंट्री और क्रेडिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर। अगर आपको प्रॉब्लम में पेमेंट की दो डेट दी है तो आपको क्या करना है, दोनों डेट बुक एंट्री और क्रेडिटेड टू बैंक, बैंक को कब क्रेडिट हुआ विच एवर इज अर्लियर लेना है। इसलिए ओके, जब भी आप टीओएस निकालोगे, जैसे समझ लो एग्जांपल आप सर्विस का
टीओएस निकाल रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना, ओके, अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट की दो डेट भी लिख देना, बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन, और तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, दैट्स ऑल। ओके, तो ये हुआ रिगार्डिंग टू डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। और डेट ऑफ पेमेंट जनरली आरसीएम में यूज होता है। ओके, तो डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट या डेट ऑफ डेबिट टू बैंक, यानी जिस दिन तुमने पे किया सप्लायर को, बुक्स में एंटर कर दिया, और डेट ऑफ डेबिट टू बैंक, ओके, तो इन दोनों में से विच इज अर्लियर वो आपको यहां पे कंसीडर करना है। चलिए, नेक्स्ट एक कंसेप्ट मैं यहां पे आपको समझाना चाहूंगा, स्पेशली एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस पे। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जब भी आरसीएम की केस आएगी और सर्विस की केस आएगी तो दो पॉइंट पे टीओएस निकलेगा, डेट ऑफ पेमेंट या 61 डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविजो डाली, और स्पेशल प्रोविजो क्या, अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी, अब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस यानी क्या, वो सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो आपने पढ़ लेना। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी और सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होगा, सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होगा और लेने वाला इंडिया में होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपका ओके डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, इसके बेस पे टीओएस फिक्स किया जाएगा। देखो थोड़ा इसको और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर किसी बाहर वाले से आप सर्विस लेते हो तो रिवर चार्ज है, और रिवर चार्ज में आपका नॉर्मली टीओएस क्या आता है, डेट ऑफ पेमेंट या 61 डे, इस तरह से आपको टीओएस फिक्स करना पड़ता है, 61 डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। तो नॉर्मली इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आपको दोनों में से विचेवर इज जो अर्लियर होगा उसके हिसाब से टीओएस फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगे और सर्विस आपने इंपोर्ट की होगी अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, तो फिर डेट ऑफ एंट्री या डेट ऑफ पेमेंट, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, इसके हिसाब से फिक्स होगा। मतलब 61 डे वाला क्राइटेरिया कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको इसके हिसाब से फिक्स करना पड़ेगा। समझा हो तो बोलिए यस सर, समझाओ तो जो बोलिए यस सर। चलिए, तो ये हमने सेक्शन 12 और 13 कंप्लीट कर लिया है। ओके, और आपको ये पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया, तो आपको क्या करना है आपको पता है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, बहुत ही इजी है। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बहुत इजी है। सिचुएशन को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि आपने सप्लाई चेंज इन रेट के पहले किया है या सप्लाई चेंज इन रेट के बाद किया है। अगर सप्लाई आपने चेंज इन रेट के पहले किया हो, सप्लाई आपने चेंज इन रेट के पहले किया हो, तो वो सिचुएशन में यहां पे टीओएस कैसे फिक्स किया जाएगा। ओके, तो देखो यहां पे इसमें 3 क्लॉजेस है, 1, 2 और 3। अब फर्स्ट क्लॉज में सप्लाई तो पहले, चेंज इन रेट यानी पहले रेट 12% था, बाद में 18% हुआ, तो सप्लाई तो पहले ही है, लेकिन इनवॉइस और रिसिप्ट बाद में है। तो अगर सप्लाई पहले है और इनवॉइस और रिसिप्ट बाद में है, तो विच एवर इज अर्लियर उस पर आपका टीओएस फिक्स किया जाएगा। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, सेक्शन 14 हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर सेक्शन 12 और 13। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर आपकी केस सेक्शन 14 में आती है तो आपको टीओएस सेक्शन 14 से ही फिक्स करना है, और जो भी अप्लीकेबल रेट है वो रेट यहां से लेना है। ठीक है, अब आप कब कहेंगे कि सेक्शन 14 का केस है, तो सेक्शन 14 का केस हम कब कहेंगे, जब आपके तीनों में से कोई एक इवेंट स्कैटर्ड हो गया। अब 3 कौन से इवेंट है, सप्लाई, इनवॉइस और रिसिप्ट। कम ऑन, क्या, सप्लाई, इनवॉइस और रिसिप्ट, इन तीनों में से अगर आप ये पूरे डायग्राम देखते हो तो कहीं ना कहीं एक इवेंट स्कैटर्ड हो रहा है। ओके, स्कैटर्ड हो रहा है मतलब चेंज इन रेट के पहले है या चेंज इन रेट के बाद है। ओके, कभी एक उधर है तो 2 इधर है, कभी 2 उधर है तो 1 इधर है, तो ऐसे केस में वो केस चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का कहा जाएगा। लेकिन अगर तीनों पहले है या तीनों बाद में है, तो वो सिचुएशन में आपको जो टीओएस फिक्स करना है वो टीओएस यहाँ पे सेक्शन 12 और 13 के हिसाब से फिक्स करना है। जब स्कैटर्ड होता है तो ही वो चेंज इन रेट का केस कहा जाएगा। और चेंज इन रेट का अगर केस कहा जाए तो ये जो प्रिंसिपल्स दी है उस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको टीओएस फिक्स करना पड़ेगा। तो पहला केस की सप्लाई पहले है और इनवॉइस रिसिप्ट दोनों बाद में है, तो विच एवर इज अर्लियर। अब विच एवर इज अर्लियर में इनवॉइस पहले होगा तो इनवॉइस और रिसिप्ट पहले होगा तो रिसिप्ट। नाउ क्लॉज 2 कहता है कि अगर सप्लाई और इनवॉइस पहले है और रिसिप्ट बाद में है, पर नो डाउट, सॉरी, हाँ, ओके, पर यहां पे
सप्लाई पहले ही है पर इनवॉइस भी पहले है, तो वो सिचुएशन में इनवॉइस चेंज इन रेट के पहले, फिर इनवॉइस यहां हो या यहां हो, पर चेंज इन रेट के पहले है, तो अगेन आपको टीओएस जो फिक्स करना है वो इनवॉइस और रिसिप्ट पे करना है, सप्लाई पे नहीं। सिर्फ सप्लाई ये देखना है कि पहले या बाद में है, तो वो केस में इनवॉइस पे टीओएस फिक्स होगा। अगर सप्लाई और रिसिप्ट पहले है, ओके, सप्लाई और रिसिप्ट पहले और इनवॉइस बाद में, तो आपको रिसिप्ट बेसिस पे टीओएस फिक्स करना है। इन शॉर्ट, अगर वो सिचुएशन क्लॉज ए का है, एक कैसे याद रखना, अगर सिचुएशन 14A का है मतलब सप्लाई चेंज इन रेट के पहले होगा, तो एक लाइन में खत्म कर दो, और वो एक लाइन में क्या खत्म कर दो, तो आपका टीओएस इनवॉइस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर पे आ जाएगा, और उस दिन का जो भी जीएसटी रेट है वो लेना पड़ेगा। ओके, जीएसटी रेट है वो लेना पड़ेगा। अगर आपका सप्लाई बाद में, ध्यान सुनना, यानी चेंज इन रेट के बाद सप्लाई है पर इवेंट स्कैटर्ड है, तो अगर आपका सप्लाई बाद में है, तो अगर यहां देखते हो तो यहां विचएवर इज लेटर वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, मतलब सप्लाई बाद में है, इनवॉइस पहले है, रिसिप्ट बाद में है, तो यहां प्रॉब्लम भी अगर एग्जाम में आया तो आपने ड्रॉ भी कर लेना, तो रिसिप्ट बेसिस पे। अगर रिसिप्ट पहले इनवॉइस बाद में है तो इनवॉइस यानी विचएवर इज लेटर, लेकिन अगर इनवॉइस और रिसिप्ट दोनों पहले है तो फिर विचएवर इज अर्लियर। तो इसको कैसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना कि इनवॉइस और रिसिप्ट विचएवर इज लेटर, लेकिन अगर दोनों पहले होते हैं तो विचएवर इज अर्लियर। तो याद रखने के हिसाब से मैंने यहां पे आपको दिया हुआ है कैसे याद रखना, और शॉर्ट में वो भी यहां पे दिया हुआ है। अब एक कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा, और वो कंसेप्ट क्या, अगर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और क्रेडिटेड टू बैंक, इसके बीच में चेंज इन रेट हो जाता है, इसके बीच में चेंज इन रेट हो जाता है, मतलब बहुत सी बार क्या हो जाता है आपको बता दूं, आपने कस्टमर से चेक ले लिया, बुक एंट्री कर दी, 20th को आपने बुक एंट्री कर दी पैसा लेके, और उसके बाद में फर्स्ट को चेंज इन रेट हो गया, और बैंक में 5th को क्रेडिट हुआ, बैंक में 10th को क्रेडिट हुआ, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर यहां पे बुक एंट्री पहले हो गई और नेक्स्ट बैंक को क्रेडिट होने के पहले बीच में अगर चेंज इन रेट हो जाता है, तो आपका रिसिप्ट का डेट बुक एंट्री या बैंक रियलाइजेशन विचएवर इज अर्लियर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहां प्लानिंग होती है, और मैंने रेगुलर क्लास में वो बहुत डिटेल में आपको बताया था। तो यहां भी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, अगर आपका बुक एंट्री पहले होता है, क्रेडिटेड टू बैंक बाद में होता है, और बीच में चेंज इन रेट हो जाता है, और अब आगे देखो, क्रेडिटेड टू बैंक आफ्टर 4 वर्किंग डेज होता है, और 4 वर्किंग डेज आपको कहां से लेना है, तो 4 वर्किंग डेज आपको फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स लेना है, मतलब 1 तारीख को चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ होगा, तो वहां से 4 वर्किंग डेज यानी 5th तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, ओके, 5th तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो आपका डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड जो माना जाएगा वो डेट ऑफ क्रेडिटेड टू बैंक माना जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि बुक एंट्री के बाद अगर चेंज इन रेट होता है तो चेंज इन रेट के 4 दिन के अंदर बैंक में रियलाइज होना चाहिए। अगर लेट कर दिया तो फिर हम बुक एंट्री के बेसिस पे नहीं मानेंगे, हम जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ तब मानेंगे। देखो एक बार फिर से ये पॉइंट ध्यान से समझ लो, अगर नॉर्मली हम डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड कब मानते हैं, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड हम तब मानते हैं जब बुक एंट्री या बैंक रियलाइजेशन विचएवर इज अर्लियर, नॉर्मली तो ऐसा ही लेंगे। इसमें भी अब थोड़ा अलग अप्रोच समझाता है, इसमें भी गवर्नमेंट क्या कहती है, बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन के बीच में अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होता है, और अगर आप 4 दिन फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में ओके बैंक में रियलाइज कर लेते हो, तो हम अभी भी बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन विच इज अर्लियर यानी टीओएस बुक एंट्री पे करेंगे। लेकिन अगर आपने 4 दिन से ज्यादा लेट कर दिया, आई रिपीट 4 दिन से ज्यादा लेट कर दिया फॉर रियलाइजेशन इन बैंक, तो फिर हम इवन दो अर्लियर बुक एंट्री हुआ होगा पर बुक एंट्री पे टीओएस नहीं मानेंगे, जिस दिन बैंक में रियलाइज हुआ उसी दिन आपका टीओएस माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। अगर समझा होगा, मजा आया होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा समझा होगा, तो आपको एक काम करना है, यस और जिन्होंने लाइक कर दिया है वो थंब बताए, ठीक है। हाँ, नहीं बेटा रियल एस्टेट के टीओएस वगैरह आपको नहीं यहाँ पे लर्न करना है, रियल एस्टेट का कोई भी पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। चलिए अब उसके बाद में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब क्या, तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो जिसमें कंटिन्यूअस है, रिकरेंट बेसिस पे है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है,
अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूअस और रिकरेंट बेसिस पे सप्लाई कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई कर रहे हो। आप हो सकता है वायर, केबल, पाइपलाइंस, अदर कंड्यूट, या फिर नॉर्मल भी सप्लाई, वेदर और नॉट, मतलब ये मीडिया यूज कर रहे हो या फिर अदर मोड से सप्लाई कर रहे हो। फॉर विच, ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर विच सप्लायर इनवॉइस टू रिसिपिएंट ऑन रेगुलर और पीरियोडिकल बेसिस। पर ये बहुत क्लियरली कहा है कि कंटिन्यूअस सप्लाई तभी कहा जाएगा जब इनवॉइसेस पीरियोडिकली दिए जा रहे हैं। आपके सप्लाई के जैसे गैस सप्लाई किया जा रहा है तो मंथली बेसिस पे, फोरनाइट बेसिस पे, न्यूज़पेपर सप्लाई हो रहा है, भाई दूध वाला मिल्क सप्लाई कर रहा है, तो वो इनवॉइस पीरियोडिकल बेसिस पे दे रहा है, हर रिमोल पे नहीं दे रहा है, तो वो सिचुएशन में उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। ख्याल रहे, 4 पॉइंट बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस रिकरेंट बेसिस पे, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है, ये मोड यूज किए जा रहे हैं, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सप्लायर की इनवॉइस मैकेनिज्म जो है वो रिमोल पे नहीं है, वो पीरियोडिकल है। ओके, तो वो केस में कंटिन्यूअस सप्लाई गुड्स बोला जाएगा। एंड इंक्लूड्स एनी सप्लाई ऑफ गुड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई यहाँ सप्लाई नोटिफाई करता है एज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स तो वो होगा। अभी फिलहाल कोई गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कब कही जाएगी? ओके, वो भी कंटिन्यूअस और रिकरेंट बेसिस पे दी जा रही है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, और पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स है विथ पीरियोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशन। ओके, ख्याल रहे, यहां पे स्पेसिफिकली कहा है कि सर्विस को कंटिन्यूअस सप्लाई तभी बोला जाएगा जब उसका पीरियड मोर देन 3 मंथ है, एक्सीडिंग 3 मंथ्स, एक बार बोलो मेरे साथ, एक्सीडिंग 3 मंथ्स है, तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस बोली जाएगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? दोनों में ये डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में पीरियड नहीं है। 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यूअस हो सकता है, 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट इनवॉइस पीरियोडिकल दिए जा रहे हैं। लेकिन सर्विस में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस तभी हो सकती है ओके जब यहां पे पीरियड मोर देन 3 मंथ्स है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ख्याल रहे, सर्विस पीरियड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कभी क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहां पे 2 महीने का ही है, सर्विस 4 महीने चलेगी, सर्विस 10 महीने जाए ना, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका कितना है उसके बेस पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो यहां पे पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स होगा तो ही वो सिचुएशन में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाएगी। ओके, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाएगी। बेटा ये रिवीजन है। ओके, तो आपका एक सवाल आ सकता है कि ये रिवीजन है। हाँ, हम आखिरी में बात करेंगे। चलिए, तो जहां तक देखा जाए तो नेक्स्ट इंक्लूड्स एनी सर्विस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में उन्होंने स्पेसिफिकली और कहा है विथ पीरियोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब जो रिसिपिएंट, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस तभी बोला जाएगा जब रिसिपिएंट पीरियोडिकली पे कर रहा है तो उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। जैसे कोई गैस पाइपलाइन से सप्लाई किया जा रहा है या पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा है, कंटिन्यूअस सप्लाई किया जा रहा है सर्विसेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, ये तो हमने डेफिनेशन देखा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। ओके, इनके इनवॉइस मैकेनिज्म और टीओएस देखेंगे, इसके इनवॉइस मैकेनिज्म और टीओएस देखेंगे। पहले इनके इनवॉइस मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद में टीओएस देखेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का इनवॉइस, यहाँ पे इनवॉइस लिख लेना, और इनवॉइस फॉर सर्विसेज। सो इन केस अगर आपने गुड सप्लाई किया होगा तो देखो, अब एक समझ लो दूध वाला है, ओके, रोज वो दूध दे रहा है पर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, और कंटिन्यूअस और बिजनेस का नेचर ऐसे कि वो पीरियोडिकली इनवॉइस बनाता है। तो अब डेली वो जब गुड्स आपके घर पे दे रहा हो तो तब हर रिमोल पे वो इनवॉइस बनाना प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है। आप वो गैस सप्लाई कर रहा है, पेट्रोल सप्लाई कर रहा है, तो उसके रिमोवल पे इनवॉइस देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन क्या कहती है? नॉर्मल प्रोविजन ये कहती है कि अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो वो सिचुएशन में आपको जो है रिमोवल पे इनवॉइस देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट भी ये समझती है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का है तो हर रिमोवल फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि आपको इनवॉइस कब देना है? आपको इनवॉइस देना है, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर भी दे सकते हो या एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट, सक्सेसिव स्टेटमेंट, यानी ये जो सक्सेसिव स्टेटमेंट आप बनाओगे और सक्सेसिव पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, यानी जब आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाओगे, मे बी फोरनाइटली, मे बी मंथली, मे बी या 10 दिन का, जिस दिन आप स्टेटमेंट बनाओगे, दूध वाला पूरे मंथ का एक स्टेटमेंट लेके आता है, तो स्टेटमेंट के पहले
या स्टेटमेंट तक आपने इनवॉइस देना चाहिए। तो व्हाट इज द लास्ट डेट? लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स इज ओके डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट विच इज अर्लियर, वो लास्ट डेट मानी जाएगी। सुनो, वो लास्ट डेट मानी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आप कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हो, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में गवर्नमेंट ने इनवॉइस कैसे देना चाहिए, उसकी यहां पे 3 क्लॉजेस रखे। क्लॉज ए, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने मुझे पैसा कब देना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट में असर्टेनेबल है। समझ लो मैंने रेंट एग्रीमेंट किया 11 महीने का आपके साथ, तो 11 महीने का अगर मैंने रेंट एग्रीमेंट किया है, तो वो सिचुएशन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने से ज्यादा है, तो वो केस में वो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस बोला जाएगा। या एम से लिया है और मैंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर डेट लिखी है कि मंथ एंड होने के बाद 10 तारीख को, ड्यू डेट असर्टेनेबल 10 तारीख को रिसिपिएंट मुझे रेंट दे देगा। ओके, अगर ऐसी डेट क्लियरली अवेलेबल है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, असर्टेनेबल है, तो आपका इनवॉइस कब जाएगा, टीओएस तो हम बाद में देखेंगे, आपका इनवॉइस कब जाएगा, तो इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। यानी जो ड्यू डेट फिक्स की गई है 10 तारीख, उसके पहले इनवॉइस देना चाहिए। तो अब मेरे साथ थोड़ा फिक्स करो। ओके, इनवॉइस आप पहले भी दे सकते हो, लेकिन ड्यू डेट तक देना चाहिए। तो ओके, तो यहां पे कब बोला जाएगा कि इनवॉइस विद इन टाइम है, तो इनवॉइस विद इन टाइम इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस बोला जाएगा जब इनवॉइस ड्यू डेट के पहले दे दिया गया या फिर ड्यू डेट तक दे दिया गया, तो विद इन टाइम कहा जाएगा। बी सिचुएशन में अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, आई रिपीट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, तो वो सिचुएशन में यहां पे डेट ऑफ पेमेंट okay invoice shall be issued at a time when supplier ये कंप्लीट नहीं आया बेटा, इसको कंप्लीट कर लेना। इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट ए टाइम व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, रिसीव्स द पेमेंट, वो पूरा नहीं आया है, वहां कुछ रह गया है, ठीक है। तो मैं करेक्शन करके डाल दूंगा वापस से चार्ट पर, ठीक है, इतना तो आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, करेक्टेड होगा आपकी इसमें, तो अच्छी बात है। तो वो जो पेमेंट जिस दिन रिसीव होगा, बहुत सी बार समझ लो मेरा यहाँ पे सर्विस है, ट्रेनिंग कोचिंग 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने से ज्यादा है, पर मैंने कहा कि मैंने स्टूडेंट को कहा आपको 3 इंस्टॉलमेंट दिन में देना पड़ेगा, यानी रिसिपिएंट इज लायबल टू पे पीरियोडिकली, 3 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, पर मैंने ड्यू डेट असर्टेन नहीं की है, सिर्फ बताया कि 3 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। तो वो केस में मैंने इनवॉइस ऑन और बिफोर, जिस दिन पहली इंस्टॉलमेंट जब भी आएगी, पेमेंट रिसीव्ड, सेकंड इंस्टॉलमेंट जब भी आएगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट जब भी आएगी, उसके पहले या उस दिन तक मैंने इनवॉइस देना चाहिए। तो कब बोला जाएगा कि इनवॉइस इश्यूड विद इन टाइम इन अंडर क्लॉज बी, इनवॉइस इश्यूड विद इन टाइम अंडर क्लॉज बी तब बोला जाएगा जब आपने पेमेंट जिस दिन रिसीव हुआ उसके पहले या उस दिन तक आपको या आपने इनवॉइस दे दिया गया। और नेक्स्ट, वेयर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। अब कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई में इवेंट फिक्स किए जाते हैं, जैसे एक कंस्ट्रक्शन सर्विस है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने इवेंट फिक्स किए, मतलब क्या, मुझे प्लिंथ पे 30% पैसा लगेगा, फर्स्ट फ्लोर पे मुझे और 20 लगेगा, सेकंड फ्लोर पे और 20 लगेगा, तो उसने इवेंट पे, ओके, सप्लायर ये है, बिल्डर रिसिपिएंट है, उसने इवेंट पे फिक्स किए कॉन्ट्रैक्टर सर्विस का पैसा। तो अगर आपने इवेंट लिंक बेस होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस दिन आपका इवेंट कंप्लीट होगा, दोस्तों सुनिए सुनिए सुनिए, जिस दिन आपका इवेंट कंप्लीट होगा उस दिन या उसके पहले तक आपने इनवॉइस दे देने चाहिए। तो क्लॉज सी में कब कहा जाएगा कि इनवॉइस विद इन टाइम, इनवॉइस विद इन टाइम बोला जाएगा जब टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इवेंट, जिस दिन इवेंट कंप्लीट हुआ उस दिन या उसके पहले जो है यहां पे इनवॉइस दे दिया गया। अगर इवेंट कंप्लीट हुआ उस दिन या उसके पहले नहीं दिया गया और उसके बाद दिया गया, तो नॉट विद इन टाइम कहा जाएगा। ये तो था बेटा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एक और इवेंट है, वो है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, मतलब आपने सेल किया ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बहुत सी बार जब आप भेजते हो, अब आपने रिमूव करते वक्त सप्लाई नहीं है, रिमूव करते वक्त सप्लाई नहीं है। अब देखो, जब रिमूवल हो रहा है तो हम इनवॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि नॉर्मल केस के हिसाब से जब आप रिमूवल फॉर सप्लाई करोगे, आई रिपीट, रिमूवल फॉर सप्लाई करोगे तभी इनवॉइस। और मैं अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भेज रहा हूं, अगर मैं अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भेज रहा हूं तो रिमूव करते वक्त रूल 55 की चालान बनेगी। हमने इससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन भी देखे थे, ज्वेलरी का देखा था, आर्टिस्ट का देखा था, जो हम आगे बाद में देखेंगे। तो अब यहां पे सुनिएगा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे इनवॉइस कब बनाना चाहिए।
अब लॉ ये कहता है कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अब बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या, मतलब जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, यहां लिख दो आप एक्सेप्टेंस, या जब सप्लाई फ्रुक्टिफाई होगा, ओके, यानी आपने गुड्स भेजा तो रिमोल पर इनवॉइस नहीं बनेगा, भेजने के बाद जब कस्टमर उसका एक्सेप्टेंस दे देगा, फ्रुक्टिफाई करेगा, उस दिन या उसके पहले आप इनवॉइस दे सकते हो, उस दिन या उसके पहले आप इनवॉइस दे सकते हो। लेकिन अगर 6 महीने तक एक्सेप्टेंस नहीं आया तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, यानी जिस दिन रिमूव किया वहां से 6 मंथ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो वो आपका यहां पे इनवॉइस का डेट रहेगा, विच इज अर्लियर। तो थोड़ा यहां समझने की कोशिश करना, हमें टीओएस फिक्स करने के लिए लास्ट डेट निकालनी होती है। तो अब सिचुएशन क्या है कि अगर आपने गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस पे दिया होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो यहां 2 लास्ट डेट आती है। सुनो कम ऑन, यहां 2 लास्ट डेट आ गई। अगर 6 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया, व्हाट इज द लास्ट डेट, लास्ट डेट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसके पहले भी आप इनवॉइस दे सकते हो। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और यहां 2 लास्ट डेट आएगी। और अगर 6 महीने में एक्सेप्टेंस नहीं आया, ध्यान सुनिएगा, 6 महीने में एक्सेप्टेंस नहीं आया तो जिस दिन 6 मंथ कंप्लीट हो गए वो आपकी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाएगी। समझा होगा? तो आपको क्या करना है आपको पता है। जिन्होंने लाइक कर दिया है ओके, नहीं किया तो अभी अभी करो, एक्सप्रेस करो अपने आप को, और जिन्होंने कर दिया है वो थंब करें। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमने सारा कंसेप्ट देख लिया है। एक पेज में पूरा टीओएस हो गया है। जस्ट इमेजिन, एक पेज में पूरा टीओएस हो गया है। बस आप क्वेश्चन कर लो, देखो फटाफट हो जाएगा। चलिए अब ये टेबल मैं आपको समझा देता हूं। ये टेबल क्या कहता है, इस टेबल को मैंने इस तरह से अरेंज किया है, यानी अगर आप इसको केयरफुली देखें तो सारे टीओएस जो है मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से अरेंज करके दिए हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स के पूरे इंडिया में 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक नॉर्मल, भाई रिमूव हो गया, इनवॉइस दे दिया, नॉर्मल। एक कंटिन्यूअस जो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा बिजनेस में कोई दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। नेक्स्ट बेटा, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में 2 ही होगा, नॉर्मल जो 30-45 डेज में इनवॉइस देना है, या फिर कंटिन्यूअस सप्लाई, या फिर कंटिन्यूअस सप्लाई। ठीक है, बस ये सारी सिचुएशन में टीओएस कैसे फिक्स हो गए, क्योंकि अभी तक तो हमने इनवॉइसिंग देखा, नॉर्मल टीओएस भी देखा, पर अब सारे सिचुएशन में टीओएस कैसे फिक्स हो गए ये देख लेते हैं। अगर ये हो गया तो हो गया आपका। तो अब देखिए, अगर इनवॉइस मैकेनिज्म कुछ भी हो, ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस मैकेनिज्म कुछ भी हो, वो रिमूवल पे हो गुड्स का, या फिर वो सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट पे हो, या फिर वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या 6 मंथ हो, इनवॉइस जो भी हो। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि इनवॉइस मैकेनिज्म तीनों केसेस में अलग अलग हो सकता है, पर जब भी आपको टीओएस फिक्स करना है, केस कोई भी हो, टीओएस ये 2 ही लॉजिक पे फिक्स होगा। कम ऑन, केस कोई भी हो, नॉर्मल हो, कंटिन्यूअस हो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे हो, टीओएस ये 2 ही लॉजिक पे फिक्स होगा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मल केस, in the context of continuous supply of goods, in the context of goods sent on approval or return basis। और अगर सर्विस होगा, ध्यान से सुनिएगा, सर्विस होगा तो टीओएस तो ये 3 प्रिंसिपल पे ही आएगा, ए बी सी, 3 प्रिंसिपल पे, या रिवर्स चार्ज के प्रिंसिपल पे। ये टीओएस के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे इन नॉर्मल केस या इन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ, सर्विस में गुड्स सेंट, सर्विस सेंट ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस नहीं होता है, ठीक है, तो वो कंसेप्ट नहीं होता है, बस इतना ख्याल रखना। तो भाई सप्लाई ऑफ गुड्स में आपको ऑलवेज 2 ही कंसेप्ट फिक्स करना है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। हाँ, अब ये प्रिंसिपल को लेकर मैं, ये प्रिंसिपल नॉर्मल केस में आप कैसे अप्लाई होते, ये प्रिंसिपल कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में कैसे अप्लाई होते हैं, और ये प्रिंसिपल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे कैसे अप्लाई होते हैं। बस सिंपल है, प्रिंसिपल वही लगाना है। तो चलिए थोड़ा मेरे साथ यहां पे देखिएगा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ नॉर्मल केस है, मतलब नॉर्मल यानी रिमूवल पे, तो वो तो सिंपल है। अगर आपने इनवॉइस बिफोर दिया होगा या एट द टाइम ऑफ रिमूवल दिया होगा तो आपका टीओएस इनवॉइस पे आएगा। अगर आपने इनवॉइस बिफोर नहीं दिया है, नॉट इश्यूड ऑन और बिफोर रिमूवल और डिलीवरी,
तो फिर लास्ट डेट लेना पड़ेगा, तो आपका टीओएस लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आएगा। देन चलिए अब वही प्रिंसिपल को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने लास्ट डेट निकाली थी। अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट उसके पहले या उस दिन तक आपने इनवॉइस दे दिया है तो आपका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही रहेगा। हाँ, क्योंकि आपको टीओएस ऑलवेज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस चलना है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो आप टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कब लोगे? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट रिसीव्ड के पहले इनवॉइस जा चुका है या उस दिन तक जा चुका है। लेकिन अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, उस दिन या उस दिन के पहले इनवॉइस नहीं दिया होगा तो फिर आपको लास्ट डेट लेनी है, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आएगा ओके डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। आई होप आपको ये समझा होगा। बेटा मुझे ये बताइए, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा ओके, और यहां तक समझा क्या मुझे बताइए, यस और नो। जो भी मुझसे कनेक्टेड है प्लीज आंसर देने की तकल्लुफ उठाइए, ठीक है? ये समझा होगा तो बताइए बेटा। चलिए, ये तो हमने देखा कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में। अब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, यहां पे 2 लास्ट डेट आएगी, ये समझ लेना। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर 2 लास्ट डेट आएगी, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। इसलिए यहां पे देखो, इफ एक्सेप्टेंस इज गिवन बिफोर 6 months एन इनवॉइस इश्यूड ऑन और बिफोर एक्सेप्टेंस, इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन, अब देखो हाँ, थोड़ा ये कंसेप्ट को समझ लो, ये थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेना। अगर आपको 6 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया हो, 6 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया हो, और आपने इनवॉइस ऑन और बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कस्टमर ने जिस दिन एक्सेप्ट किया उस दिन इनवॉइस आपने विद इन टाइम दे दिया, उस दिन आपने इनवॉइस दे दिया, या उसके पहले दिया हो, एक सिचुएशन है। दूसरा, एक्सेप्टेंस 6 महीने में नहीं आया, 6 महीने में नहीं आया और आपने इनवॉइस 6 महीने के पहले खुद होके दे दिया हो, यानी जिस दिन 6 महीने कंप्लीट हुए या उसके पहले खुद होके दे दिया, यानी आपको दोनों सिचुएशन देखनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस आ गया तो एक्सेप्टेंस के पहले या वो दिन, नहीं आया तो 6 महीना या उसके पहले। अगर ये 2 सिचुएशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 सिचुएशन में अगर आपने तो इनवॉइस आपने विद इन टाइम दे दिया, अगर विद इन टाइम दे दिया मतलब आपने इनवॉइस एक्सेप्टेंस के पहले दिया हो या 6 months के पहले दिया हो, तो आपका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा। स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं आया तो फिर हम जिस दिन 6 months कंप्लीट हो गए वो डेट, नहीं 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 नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं भी आया होगा तो भी आपने 6 महीने के पहले इनवॉइस दे दिया भाई। अगर 6 महीने के पहले इनवॉइस दे दिया तो वो सिचुएशन में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इनवॉइस एक्सेप्टेंस आने के बाद दिया, यानी एक्सेप्टेंस आया और एक्सेप्टेंस आने के बाद दिया, यानी एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस के पहले नहीं बाद में दिया, तो फिर लास्ट डेट क्या होगी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और अगर एक्सेप्टेंस नहीं आता है और आपका इनवॉइस 6 महीने में नहीं जाता है तो डेट ऑन विच 6 month एक्सपायर। ओके, ये बता दो, ये समझाया नहीं समझा? मैं फिर से यहां पे 1 मिनट रुकूंगा, मैं फिर से यहां पे 1 मिनट रुकूंगा, बस ये समझ गया होगा कि तो हो गया कंसेप्ट। आपको 2 सिचुएशन लेनी है, एक्सेप्टेंस आ गया तो जिस दिन एक्सेप्टेंस आया उस दिन या उसके पहले इनवॉइस दे दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या नहीं आया होगा तो 6 महीने के पहले या 6 महीने तक आपने इनवॉइस दे दिया तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इनवॉइस। और आपकी लास्ट डेट क्या होगी, एक्सेप्टेंस आ गया और आपने इनवॉइस नहीं दिया तो लास्ट डेट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और 6 महीने हो गए और आपने इनवॉइस नहीं दिया तो लास्ट डेट इज जिस दिन 6 महीने एक्सपायर हो जाएंगे। ये बताइए, ये समझा नहीं समझा, यस और नो? चलिए, तो इस तरह से आपका टीओएस आएगा गुड्स के केस में। तीनों कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विस के केस में भी आपको टीओएस जो है ए, बी और सी
तो सी तो ठीक है, सबके लिए कॉमन कि आपने बुक्स में प्रोविजन कर दी। मेनली ए और बी लेता हूं यहां पे। इनवॉइस इश्यूड विद इन टाइम, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस नॉट इश्यूड विद इन टाइम तो डेट ऑफ कंप्लीशन और प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ये लिया जाएगा। अब थोड़ा इस कंसेप्ट को समझ लो। ये तो मैंने नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में अगर आपने इनवॉइस 30 डेज या 45 डेज के पहले दे दिया तो आपका टीओएस डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर लिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने इनवॉइस विद इन 30 डेज या 45 डेज नहीं दिया, 30 डेज और 45 डेज नहीं दिया, तो फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, रिसिप्ट की वही है बुक एंट्री और क्रेडिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर, वो लेना पड़ेगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में कैसे देखोगे? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को ऐसा समझ लो। हमने क्या देखा, कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में इनवॉइस इश्यू करने के 3 तरीके हैं। अगर रिसिपिएंट ने कब पे कर देना चाहिए, उसकी ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो ड्यू डेट टीओएस आएगा, ड्यू डेट इनवॉइस आएगा। और हम विद इन टाइम कब बोलेंगे, जब ड्यू डेट या उसके पहले इनवॉइस दे दिया हो। अगर नॉट असर्टेनेबल है तो पेमेंट आएगा, और इवेंट बेस होगा तो इवेंट लिंक आएगा। तो ऐसे केस में अब देखो यहां पे, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है, ध्यान से देखिएगा, ड्यू डेट असर्टेनेबल है और आपने इनवॉइस्ड जो भी ड्यू डेट फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट में उसके पहले या उस दिन तक दे दिया, मतलब विद इन टाइम हो। ये सिचुएशन ए में विद इन टाइम कब बोला जाएगा, सिचुएशन बी में विद इन टाइम कब बोला जाएगा, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है पर पेमेंट के पहले, पेमेंट रिसीव्ड के पहले या पेमेंट तक आपने इनवॉइस दे दिया हो तो विद इन टाइम बोला जाएगा। यानी कब बोलेंगे इनवॉइस विद इन टाइम, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आपने पेमेंट के पहले दे दिया, या तीसरा आपने कंप्लीशन के पहले या कंप्लीशन के डेट तक आपने इनवॉइस दे दिया तो बात खत्म। तो वो सिचुएशन में, यानी अगर आपने तीनों में से कोई भी सिचुएशन में आप फिट होते हो और आपने विद इन टाइम दे दिया तो सिंपल, फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन आपने ड्यू डेट तक इनवॉइस नहीं दिया, ओके, ड्यू डेट तक इनवॉइस नहीं दिया, तो फिर आपको डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर। और यहां पे आईसीएआई का इंटरप्रिटेशन है कि डेट ऑफ कंप्लीशन ड्यू डेट मानी जाएगी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट है वो आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन मानी जाएगी। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, तो जो पेमेंट की ड्यू डेट है कस्टमर की, यहां ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मतलब लिख देना साइड में, कस्टमर की क्यों कौन सी डेट फिक्स की है वो डेट ऑफ कंप्लीशन मानी जाएगी, क्योंकि हमें फिक्स तो यही प्रिंसिपल पे करना है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो वो डेट मानी जाएगी, और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अगर पेमेंट जिस दिन मिला तब तक इनवॉइस नहीं मिला तो वो केस में डेट ऑफ रिसिप्ट वो आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन मानी जाएगी, तो वो लिया जाएगा। और इवेंट लिंक बेस होगा तो, और जिस दिन इवेंट कंप्लीट हुआ उस दिन या उसके पहले इनवॉइस नहीं दिया होगा तो फिर आपका टीओएस डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट विच इज अर्लियर ये माना जाएगा। डन, ओके बेटा, ओके। यहां पे बेटा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, उसमें थोड़ा स्क्रॉल करो, सब मिल जाएगा, मैंने दिया है, आप देखते नहीं हो यार, डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेलीग्राम लिंक दी है। ओके, जोर से बोलो, समझाया नहीं समझा सबको? जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है एक्सप्रेस करो अपने आप को, ठोको लाइक, और जिसने ठोक दिया है ओके यहां पे तो यस थम। चलिए, अच्छे से समझ में आया? तो चलिए बेटा, आज का रिवीजन यही एंड हो रहा है। देखो, अब मैं आपको